गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या आर ओ की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हम पहले पॉलिटी के सॉल्व कर चुके हैं। जियोग्राफी में हमने इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, क्या है? प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस के ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन ए केवल पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी केवल अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। ए तथा बी कौन से? पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी, ना ए और ना ही बी, मतलब दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। हमने ऑप्शंस देख लिए। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। क्या है जानकारी? कब होता है प्रत्येक सूर्य ग्रहण? पहले उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होने की स्थिति क्या है? सूर्य ग्रहण होने की स्थिति है जब चंद्रमा हम इसे चंद्रमा मान लेते हैं, क्या? चंद्रमा सूर्य, ये क्या है? सूर्य है, और पृथ्वी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इससे सूर्य का प्रकाश बाधित होता है पृथ्वी तक पहुंचने में, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्पष्ट है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है या बीच में आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अब यहीं पर हम जानते चले, क्या सूर्य ग्रहण तो होता है, एक हम सुनते हैं चंद्र ग्रहण के भी बारे में, सुनते हैं ना? चंद्र ग्रहण क्या होगा? मून इक्लिप्स, ठीक है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हम जान लें, जिस तरह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ठीक इसी प्रकार जो चंद्र ग्रहण है वो किस दिन होगा? पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? जैसे हमने जाना सूर्य ग्रहण की स्थिति है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होगी? चंद्र ग्रहण की स्थिति है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। स्पष्ट है? ये दो बातें बहुत जरूरी हैं और आप इन्हें याद रखेंगे। स्पष्ट हो गया? चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि ये जो अमावस्या है, क्या? अमावस्या को और क्या कहते हैं? नया दिन होता है ना, न्यू मून डे। इसके साथ ही इसे प्रतिपदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपदा, आपने सुना होगा। तो हमने कई बातें यहाँ पर जान ली हैं सूर्य ग्रहण के बारे में और कुछ चंद्र ग्रहण के बारे में। और बहुत स्पष्ट बात यह है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। स्पष्ट हो गया? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?
भूपर्पटी में बहुतायत, कैसा बहुतायत रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ये टाइपिंग एरर है, हम इसे ठीक कर लेंगे। भूपर्पटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट, है ना। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। और इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। तो भूपर्पटी में क्रस्ट में बहुतायत रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। क्या क्रम होगा? कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रम की बात करें यदि, तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उनका क्रम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो आप जानते हैं, उसके पश्चात सिलिकॉन, उसके पश्चात सिलिकॉन, फिर क्या होगा? एल्यूमिनियम। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। और आयरन, लोहा। और याद करने के क्रम में हम कैसे याद करते हैं? O फॉर ऑक्सीजन, Si फॉर सिलिकॉन और Al फॉर एल्यूमिनियम, है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं? ओसियाल, ओसियाल, ठीक है, जिससे याद रहता है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ओसियाल। O फॉर ऑक्सीजन, Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का और शनि का। मंगल ग्रह का, यहाँ ग्रह लिख लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रहे। मंगल ग्रह का, शुक्र ग्रह का और बृहस्पति ग्रह का या शनि का, इनमें से किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है, हमें ये बताना है। प्रश्न स्पष्ट हो गया आपको? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, जो कि सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है, टाइटन है। साथ ही हम यहाँ जानते चलते हैं कि जो मंगल ग्रह है, कौन सा? मंगल ग्रह, इसके भी उपग्रह हैं। कितने? 2। इसके 2 उपग्रह हैं। क्या नाम है उनके? फोबोस और डिमोस, ठीक है। बात शुक्र ग्रह की करें तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है और बृहस्पति के बहुत सारे हैं, ठीक है, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इस तरह से हमने जाना यही बात मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो अपनी पृथ्वी की भी कर लेते हैं। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। और पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और चंद्रमा कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। यहां आपने जाना कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो क्या हमारे सौर मंडल में शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है? नहीं। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। स्पष्ट है? चलिए, हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से कई जानकारी प्राप्त की है। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, उपग्रह हैं, किसके? ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए प्लूटो के,
ऑप्शन बी शुक्र के, ऑप्शन सी बृहस्पति के, ऑप्शन डी बुध के। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ये किसके उपग्रह हैं। क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये उपग्रह हैं प्लूटो के। प्लूटो पहले क्या था? ग्रह था। प्लूटो पहले ग्रह में शामिल था, लेकिन अब वर्तमान समय में ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में शामिल है। स्पष्ट है? कब से? वर्ष 2006 से। इसी समय इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। ग्रह की मूलभूत विशेषता क्या है? ग्रह की मूलभूत विशेषता है कि ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप नहीं करता है या काटता नहीं है। स्पष्ट है? ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अपना कोई प्रकाश या ऊर्जा नहीं होती है, नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक बातें हमने ग्रह के बारे में जान ली। हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ये बात भी हमने पिछले क्वेश्चन में जानी है, और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। स्पष्ट है? चलिए, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त हो गया। क्या? कि प्लूटो के उपग्रह कौन से हैं? निक्स एवं हाइड्रा, ये प्लूटो के उपग्रह हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी मुख्य देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल नहीं है, या ग्रेट सर्कल नहीं है। ठीक है, वृहत वृत्त क्या है? ग्रेट सर्कल क्या है? ग्रेट सर्कल वह रेखा है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। जैसे कि हम ये पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। स्पष्ट? क्या कहलाती है ये रेखा? देशांतर कहलाती है। ठीक है, और ये 2 समान गोलार्धों में इसे विभाजित करती है। ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और ये गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध है। स्पष्ट है? चलिए, तो कह रहे हैं कि ग्रेट सर्किल क्या होता है? वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों में बांटती है, 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। तो देशांतर रेखा क्या है? ये मुख्य देशांतर रेखा है, और ऐसी ही अन्य रेखाएं भी हैं। इस तरफ 180 है और इस तरफ भी 180 है। ठीक है, और ये सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में या समान परिधियों में विभाजित करते हैं। तो हर देशांतर रेखा क्या करती है? बराबर से पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। लेकिन जब बात अक्षांश की करेंगे, यहाँ पृथ्वी हमारी थोड़ी सी अंडाकार हो गई है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसे गोल ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोल मान लेते हैं। पृथ्वी ये क्या है? 0 अक्षांश रेखा है। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य बीच में रेखा, पृथ्वी के मध्य भाग से जो रेखा खींची गई है वो उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसे ही 0 अक्षांश कहते हैं। तो 0 अक्षांश रेखा ही अक्षांशों में
जीरो अक्षांश रेखा ही केवल ग्रेट सर्कल बनाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी रेखा, जैसे कि ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है नॉर्थ। फिर 60 डिग्री अक्षांश रेखा नॉर्थ, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी को दो भागों में, समान भागों में विभाजित नहीं करते हैं। कौन करता है? केवल भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अक्षांश रेखाओं में केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। इसलिए अक्षांश रेखाओं में केवल विषुवत रेखा ही ग्रेट सर्कल बनाती है, जबकि देशांतर रेखाओं में हर देशांतर रेखा या प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो विषुवत रेखा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये विभाजित करती है। मुख्य देशांतर रेखा ये रही 0 अंश, है ना, ये भी विभाजित करती है। और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भी विभाजित करेगी, मतलब ग्रेट सर्कल बनाएगी। ठीक है, विभाजित करने से मतलब दो समान भागों में विभाजित करता है। 60 डिग्री के स्थान पर यदि 90 डिग्री लिखा होता तो वो भी विभाजित करती। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, प्रत्येक देशांतर रेखा दो समान भागों में विभाजित करती है। किसको? पृथ्वी को दो गोलार्धों में दो समान भाग में विभाजित करती है। स्पष्ट है? चलिए, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अक्षांश रेखा में यदि जब तक विषुवत रेखा न लिखा हो तब तक वो सही नहीं हो सकता। या 0 डिग्री अक्षांश रेखा लिखा हो आपके ऑप्शन में, या विषुवत रेखा लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, भूमध्य रेखा लिखा हो, या फिर इक्वेटर लिखा हो, है ना, ये सभी लिखे होंगे, इनमें से कोई एक लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन ये इसमें से अगर कोई भी नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अक्षांश रेखाओं में सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा ही ग्रेट सर्कल बनाती है। खत्म, इससे आगे आपको ध्यान नहीं देना है। और देशांतर रेखा में सभी देशांतर रेखाएं या प्रत्येक देशांतर रेखा ग्रेट सर्कल बनाती है। इस आधार पर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से? ऑप्शंस देखते हैं। प्रधान यामोत्तर कौन सी है? मुख्य देशांतर, अभी जिसके बारे में लास्ट क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है आप उसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है अल्जीरिया से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी नाइजर से, ऑप्शन डी स्पेन से। हमें बताना है कि मुख्य देशांतर रेखा इन चार ऑप्शंस में से कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा जो है इसे मुख्य देशांतर रेखा या फिर क्या कहते हैं? ग्रीनविच देशांतर। देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। और ये रेखा कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित, ग्रीनविच क्यों कहते हैं ग्रीनविच? पता चल रहा है, ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। ठीक है,
इसे ही शून्य अंश देशांतर पर, ये जो मुख्य देशांतर रेखा है इस पर क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण इसी रेखा पर किया जाता है जो कि शून्य अंश देशांतर रेखा है। आगे बढ़े, हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि प्रधान यामांतर या मुख्य देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। चलिए जानते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से गुजरती है। यूके से गुजरती है, यूके मीन्स ब्रिटेन, ठीक है, नंबर 1 यूके से गुजरती है। 2 फ्रांस से गुजरती है और स्पेन से गुजरती है। फिर अल्जीरिया से गुजरती है। फिर माली से गुजरती है। इसके पश्चात कहाँ से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है। इसके पश्चात कहाँ से गुजरेगी, टोगो से गुजरती है, ठीक है, और फिर घाना से गुजरती है और लास्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से गुजरती है। अंटार्कटिका जो कि क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर है, यहाँ से गुजरती है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। क्या है ऑप्शंस, हमारे ऑप्शंस में अल्जीरिया है, हाँ, फ्रांस है, हाँ, स्पेन से गुजरती है, हाँ, कहाँ से नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है, याद रहेगा। तो प्रधान यामातर नाइजर से नहीं गुजरती है। 9 स्थान से गुजरती है जिनके नाम आपको मालूम हो गए हैं, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बात वहीं कार्बन डेटिंग करें तो क्या होगा, ये क्या करता है, इसका प्रयोग जैविक अवशेष जैविक अवशेषों जैसे हड्डियां, लकड़ी, पौधे के अवशेष, इनकी उम्र जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। जीवाश्म की आयु लिखा हुआ है तो उसकी आयु जानने के लिए भी किया जाता है। जर्मेनियम डेटिंग क्या होता है, जर्मेनियम डेटिंग में पुरानी चट्टान और खनिजों की उम्र का निर्धारण किया जाता है जर्मेनियम डेटिंग के माध्यम से। स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। कहाँ स्थित है ये क्राकाटोआ पर्वत, जो कि क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। विशेषता इसकी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये स्थित है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। इस क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत में वर्ष 1883 में भीषण विस्फोट हुआ था, ऐसा माना जाता है। क्या हुआ था, भीषण विस्फोट हुआ था। स्पष्ट है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, एरिया के अनुसार सबसे बड़ा है? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। क्या होगा इसमें? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हमें बताना है, तो हम क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं कौन है बड़ा। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, इन 7 महाद्वीपों को जान लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, इसके पश्चात अंटार्कटिका, इसके पश्चात यूरोप और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल अनुसार एशिया सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है महाद्वीप। स्पष्ट हो गया? अब हम इसके आधार पर बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, एशिया आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो एशिया के बाद कौन आना चाहिए? अफ्रीका। अफ्रीका है? हाँ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? हमें कुछ पर्वत दिए होंगे, देखते हैं कौन से हैं। एपिनाइन, ऑप्शन बी पेरिनीज, ऑप्शन सी दिनारी काल्पस, ऑप्शन डी जूरा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा इटली में स्थित है। स्पष्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। कौन सा इस इटली में स्थित है पर्वत? एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इस पर्वत का विस्तार, कौन से? एपिनाइन पर्वत का विस्तार पूरे इटली में है। इटली ऐसे छोटा सा आपने देखा होगा, है ना? तो पूरे इटली में एपेनाइन पर्वत का विस्तार है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है कोर्नो ग्रांडे। कोर्नो ग्रांडे, ये एपिनाइन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करें यदि पेरेनीज पर्वत की, तो पेरेनीज पर्वत किसके किसके मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। फ्रांस, पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, जिसके कारण ये फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। वहीं बात यदि जूरा पर्वत की जाए, तो जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। ठीक है, तो जूरा पर्वत इसे निर्धारित करता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को की सीमा को निर्धारित करता है। स्पष्ट है गया? तो इस क्वेश्चन से हमने कई जानकारी ली। जैसे बात आप सोच रहे होंगे मैम दिनारी का अल्पस के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं, तो बता देते हैं। दिनारी का अल्पस क्या है? दिनारी का अल्पस इसका जो विस्तार है
आप लिख लीजिए अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया कई देशों में है, कई देशों में है या आदि देशों में है। स्पष्ट हो गया अभी? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? एपेनाइन। इटली में कौन सा पर्वत है? एपेनाइन पर्वत है। स्पष्टता बहुत आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। लास्ट क्वेश्चन में आपने जो जानकारी ली है, प्राप्त की है, रोचक जानकारी जो आप सभी को अब याद आ रही है कि मुझे याद है क्या, कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है ना? चलिए, ऑप्शन ए एपेनाइन, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी जूरा, ऑप्शन डी पेरेनीज। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। गुड, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग पढ़ने वाले, ऐसे ही बच्चे चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न, देखते हैं। तिब्बत के पठार की, यहाँ पत्थर नहीं पठार होगा, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई तिब्बत के पठार की क्या है, ये पूछा गया है प्रश्न में आपसे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है तिब्बत के पठार की? ऊंचाई तो तिब्बत के पठार की है, औसत ऊंचाई 4500 मीटर, जो कि क्या हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर तो दिया नहीं हुआ है। 4 यदि हम लिखेंगे, टिक करेंगे, तो वो कम हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। तो हमें आगे की ओर देखना होता है, जो निकट हो। निकट क्या है? 5 किलोमीटर। ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? क्या है अगला प्रश्न, देखते हैं। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस क्या हैं? कास्ट प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कास्ट प्रदेशों में अंधी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, कास्ट प्रदेशों में अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।